ने कहा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो ये प्रश्न भी आपको पता है, जो कॉन्टेक्ट लिस्ट वाले अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देना, मतलब सी वाले जो भी आप लिखोगे वो एक जैसा ही रहेगा। तो हमें यहाँ पर काट के सोल्व करना है। जैसे देखिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सी आई सभी में दिख रहा है, तो हम सी आई दोनों को काट देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो एक साथ रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर सी आई दोनों को काट दिया। उसके बाद यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर आर है, फिर यहाँ पर पी है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है? तो आप कहोगे आर 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 एन पी। तो इनमें तो एन पहले नंबर पे आता है, मतलब जो 2 नंबर वाला पहला आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एन इनमें सबसे पहले आता है, तो 2 नंबर वाला पहला आना चाहिए। अब 2 नंबर वाला ले लिया तो इससे हटा दो। ऑप्शन से देखोगे 2 नंबर वाला तो ए नहीं हो सकता और यहाँ पर डी नहीं हो सकता, ठीक है, हटा दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि यहाँ पर 5 और 1 2 दे रहा है। तो फिर यहाँ पर पी आता है, इसके बाद कि आर आता है। तो आप कहोगे पी आता है, आर से पहले पी आता है, तो अभी यहाँ पर जो है 5वें नंबर वाला आएगा। तो 5वें नंबर वाला आएगा, ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है नहीं, तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। हमने ऑप्शन हटा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन से आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। अब इनमें से कौन आएगा? ये तो हटा दिया। अब यहाँ पर इसमें भी आर है, आरसी दोनों में है, तो हम आरसी को दोनों में काट देते हैं। आरसी काटा, इसमें भी आरसी, इसमें भी आरसी। अभी यहाँ पर यू है, यहाँ पर एल है, यहाँ पर यू है, तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा? तो आपको 1 नंबर वाला आएगा, मतलब एल वाला, तो यहाँ पर 1 नंबर वाला। वैसे यही वाला सही है, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अभी हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। 251 आ गया है, 2 5 1। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 122 पे। 122 नंबर का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न है। कैसे? देखिए, यहाँ पर भी कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। सेम टाइप का प्रश्न देखिए, वी आई एन, विन विन विन, आपको वी आई एन सभी में दिख रहा है, ठीक है, तो इतने को तो काट दो। जो सभी में दिखता है उसको तो पहले ही काटो, जो पहले नंबर में। कभी कभी आपको एक ही भी दिख सकता है, तो ये हमने वी आई एन सभी में दिखा तो सभी में काट दिया है। अब बाकी हमारे पास बचा वी आई एन के बाद यहाँ पर क्या है? डी है, के है, जी है, डी है, इसके बाद टी है, यहाँ पर टी है। इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता था? आपको डी वाला आता है, लेकिन डी वाले में भी 2 है, दोनों में 2 है, मतलब 2 का कंपटीशन है, अभी 2 है। आपको पता है, वैसे ऑप्शन से तो आपको पता है 3 वाला पहले नंबर पे आया, तो 3 को देखने की जरूरत ही नहीं, इसको हटा दो। 3 पहले नंबर पे आएगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से 3 पहले नंबर पे आएगा। और सभी में 5 है, तो 5 भी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आएगा। इसको भी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वैसे इसको देखने की जरूरत ही नहीं थी ऑप्शन से देखा जाए तो। उसके बाद इन दोनों में से कौन आएगा? टी है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर एन, सॉरी के है, तो इनमें 2 नंबर वाला आएगा। इसके बाद कौन सा आएगा? 2 नंबर वाला जी वाला, क्योंकि जी पहले आता है ABCD में केस से, टी तो बाद में आते हैं। तो 2 नंबर वाला देखेंगे तो इसको तो हटा दो। उसके बाद क्या आएगा? तो आप कहोगे के है, यहाँ पर टी है, तो क्या मतलब 6 नंबर वाला आ जाएगा। कौन सा? 6 नंबर वाला, तो ये भी हटेगा, ये भी हटेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। फिर ये मैं एक बार चेक कर लेता, अभी ये अभी हमने ले लिया, इसको हटा दो। इनमें से कौन सा आएगा? टी आर, यहाँ तक आर तक समान है, आर तक समान है, इसको हटा दिया। आई और टी, इनमें सबसे पहले कौन आएगा? तो आपको होगा आई वाला पहले आता है, टी बाद में, तो यहाँ पर 1 नंबर वाला, फिर 4 नंबर वाला, तो ये वाला ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में है, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देने वाले को ऐसे सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 123 पे। अब 123 नंबर का प्रश्न, यहाँ से आपको टाइप चेंज देखने को मिलेगी, कथन निष्कर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है और उसके बाद निष्कर्ष क्या कह रहा है ये देखना है। तो कथन को देखिए, कथन कह रहा है कि सभी नोटबुक हमारे पास इरेजर है, यानी ये जो जितने भी नोटबुक है, ठीक है, ये नोटबुक है और सभी की सभी नोटबुक क्या है? इरेजर है। तो जितनी भी नोटबुक है इरेजर के अंदर है, तो यहाँ पर मैं इरेजर के अंदर बना देता हूँ। ये ई बनाया है, इरेजर मान लो, एन बनाया मतलब नोटबुक। ये समझने के लिए पूरा नोटबुक और इरेजर लिखने की जरूरत नहीं, उतना टाइम नहीं रहता है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है कि सभी इरेजर पेन है, जितने भी इरेजर है सभी की सभी इरेजर पेन है। तो जितने भी इरेजर सभी की सभी पेन है, तो ये भी सभी के सभी पेन के अंदर आ जाएंगे, और ये मैंने पेन का डायग्राम बना लिया। अब देखिए, इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो हमारे पास यहाँ पर निष्कर्ष से क्या कह रहा है? पहला निष्कर्ष कि सभी नोटबुक पेन है, जितनी भी नोटबुक पेन के अंदर है। तो देखिए, वैसे सभी की सभी जो इरेजर ये पेन है और जितने भी पेन है वो इरेजर के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि नोटबुक सारे की सारी इरेजर है। इसका मतलब ये है कि अगर नोटबुक इरेजर के अंदर है और इरेजर पेन के अंदर है तो नोटबुक भी हो जाएगी। तो इसलिए पहला वाला सही कह रहा है, ठीक है, सही है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई भी दे रहा है। फिर दूसरे को देखोगे, कुछ पेन नोटबुक है, जब सारे के सारे नोटबुक पेन के अंदर है, सारे के सारे नोटबुक पेन के अंदर है, तो कुछ तो होंगे, इसलिए ये भी सही कह रहा है कि दोनों की दोनों सही है। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 124 पे।
124 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर देखिए सबसे पहले और कथन दिया है, कथन को पढ़िए। सभी कागज, इसका कहना है कि जितने भी ये कागज है, सभी की सभी कागज क्या है, ये कह रहा है कि सभी कागज पेड़ है। तो जितने भी कागज पेड़ है तो यहाँ पर हम पेड़ के अंदर बना लेंगे, और सभी कागज पेड़ है, ठीक है। सभी कागज पेड़ है, ठीक है। दूसरा पढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ कागज पत्ते हैं, यानी कि जो कुछ कागज है, ये कुछ कागज पत्ते हैं, तो हम ऐसा बनाएंगे, कुछ कागज पत्ते हैं, ठीक है। तो हम पत्ते का मान लो, मैं पत्ते का ऐसा ले लेता हूँ, ये वाला पत्ते, ठीक है। मैं यहाँ पर पत्ते ले लेता हूँ क्योंकि पी डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ कागज पत्ते हैं, तो जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर इसके अंदर सभी के अंदर पत्ते को ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, तो ऐसा बनाना है, ठीक है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, ये देखिए। इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा था, देखिए निष्कर्ष करा कि कुछ पेड़ पत्ते हैं। देखिए जब कुछ सारे के सारे कागज क्या है, पत्ते पेड़ के अंदर है, और यहाँ पर अगर ये कुछ कागज पत्ते हैं तो कुछ पेड़ भी होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है तो सही है, ये वाला पहला सही है कि कुछ पेड़ पत्ते हैं, तो ठीक है। हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ पेड़ पत्ते हैं। फिर देखिए कुछ पेड़ पत्ते, जब कागज है तो पत्ते क्यों नहीं होंगे, वो इसी पेड़ क्यों नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पर कुछ होंगे, सभी नहीं है, कुछ है। दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कुछ पेड़ पत्ते हैं, तो ये तो ठीक है। कुछ पेड़ कागज है, क्या आपको कुछ पेड़ कागज देगा, जब सभी कागज पेड़ है तो कुछ तो होंगे, इसीलिए ये भी सही कह रहा है कि दोनों की दोनों निष्कर्ष यहाँ पर भी सही कह रहे हैं। तो निष्कर्ष पहला दूसरा दोनों अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 125 पे। 125 नंबर का प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कथन कर रहा है कि सभी नेटवर्क, यानी कि ये जितने भी ये नेटवर्क है, ठीक है, ये जो जितने भी नेटवर्क है सभी के सभी, इसका कहना है कि फाइबर है। क्या है, फाइबर है। मतलब जितने भी नेटवर्क है सभी के सभी फाइबर है, मतलब ये फाइबर के अंदर बन जाएगा, ठीक है, फाइबर। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ फाइबर तार है, ये कुछ फाइबर है, वो क्या है, तार है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि ये जो कुछ फाइबर है, ठीक है, ये क्या है, तो ये जो कुछ फाइबर, ये हमारे पास नेटवर्क है, वो सॉरी तार है। कुछ फाइबर क्या है, तार है। तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं कहा, कुछ फाइबर का, तो यहाँ पर हम फाइबर के हिस्से को लेंगे। तो कुछ फाइबर क्या है, तार है, तो मैं तार का टी ले लेता हूँ, सिंपल। कुछ फाइबर क्या है, तार है, तो मैंने तार ले लिया। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, ये देखिए निष्कर्ष कह रहा है कि सभी नेटवर्क कभी तार नहीं हो सकते हैं, यानी कि सभी नेटवर्क कभी भी तार नहीं हो सकते, कभी तार नहीं हो सकते। तो ये बात तो सही है क्या, तो आप कहोगे हाँ सही है कि कोई भी कभी भी सभी नेटवर्क का कभी भी तार नहीं हो सकते हैं। सभी नेटवर्क का कभी भी, ये तो संभावना है, मतलब ये संभावना है, संभावना में या तो पहला या तो दूसरा होना चाहिए, लेकिन संभावना ऑप्शन में नहीं। तो ये गलत कह रहा है, अभी तक ये गलत है, सभी नेटवर्क कभी भी तार नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अभी इसको छोड़ो, दूसरे को पढ़ के देखते हैं। कुछ नेटवर्क का तार है, इसका कहना है कि कुछ नेटवर्क का तार है, तो कुछ नेटवर्क का तार है, क्या ये सही है, तो ये भी तो गलत है, क्योंकि ना तो हमें यहाँ पर ये इसका सभी नेटवर्क का भी तार नहीं हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर सभी नेटवर्क का तार जब कुछ फाइबर है तो हो भी सकता है, तो ये गलत है, ये वाला भी गलत है और ये भी गलत है। कुछ नेटवर्क का तार है, तो यहाँ पर तो कुछ नेटवर्क का तार नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों की दोनों गलत है, दोनों के दोनों गलत है, न तो पहला और न तो दूसरा अनुसरण कर रहा है, ठीक है। वैसे सभी नेटवर्क कभी भी तार नहीं हो सकते हैं, सभी नेटवर्क, हाँ सभी नेटवर्क जो जितने भी नेटवर्क कभी भी तार नहीं हो सकते हैं, मतलब कभी भी तार नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो हो सकता है ना, कभी सभी नेटवर्क कभी भी तार नहीं हो सकता, तो जरा सा तो कुछ हो सकता है, इसलिए गलत है, दोनों के दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं 126 पे। 126 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है डिसीजन मेकिंग का प्रश्न है। अब दोस्तों देखिए कुछ लोग क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग, मैंने जैसे वहाँ पर रखा था कम्युनिटी में, वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया था कि यार आप क्या बकवास कर रहे हो, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो ये डिसीजन मेकिंग है, और डिसीजन मेकिंग आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, आएंगे आएंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये वेरी वेरी आए, ठीक है। तो ये याद रखना, ये डिसीजन मेकिंग आपके एग्जाम में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है। प्रश्न का कहना है कि चेस के खेल में 4 हाथी होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि चेस के खेल में 4 हाथी होते हैं। ऑप्शन में दिया है हमेशा, कभी कभी, अक्सर या कभी नहीं। आपने चेस का खेल देखा होगा कि जो चेस का खेल है क्या उसमें हाथी होते हैं, तो आप कहोगे अक्सर होते हैं या कभी कभी या फिर कभी नहीं या हमेशा। तो आपको पता है जो चेस का खेल है उसमें हमेशा 4 हाथी होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा। जब चेस के खेल में अगर खेल खेलेंगे और 4 हाथी नहीं रहेंगे तो खेल खेलने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए चेस के खेल में हमेशा 4 हाथी होते हैं। तो यहाँ पर हम हमेशा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक और प्रश्न बताता हूँ आपको। यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि एक पहाड़ी में सदैव होता है, सदैव का मतलब यानी कि हमेशा होता है। एक पहाड़ी में सदैव होता या होती है, तो क्या होता या होती है। ऑप्शन में दिया है ऊंचाई,
क्या दिया है? ऊंचाई, मार्ग, पेड़, पानी। आप कहोगे कि सर ये तो सब होते हैं पहाड़ पे, लेकिन जो हमेशा यानी कि सदैव होने वाला है, क्या पानी हमेशा हो सकता है कि नहीं? पहाड़ कभी कभी सूखे होते हैं, पानी नहीं हो सकता है, कभी कभी हो सकता है। पानी का संभावना है कि जरूरी नहीं कि पहाड़ पे पानी होना ही है, हमेशा होता ही है, नहीं होता है। सदैव पानी पहाड़ पे नहीं होता है। पेड़ होते हैं क्या? नहीं। कोई पहाड़ ऐसे होते केवल पत्थर के ही होते हैं, पेड़ नहीं होते किसी पेड़ पर, हमेशा नहीं होते हैं। वैसे पेड़ होते हैं लेकिन हमेशा यानी कि सदैव नहीं होते, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब मार्ग का मतलब क्या है? रास्ता। कोई रास्ता पहाड़ पे हमें होता है कि हमेशा? हमेशा नहीं, कभी कभी हो सकता है। संभावना है कि रास्ते हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा पहाड़ रहता है तो रास्ते मार्ग नहीं भी होते हैं। कोई पहाड़ पे ऐसा होता है कि रास्ता नहीं होता है, मार्ग नहीं होता, तो ये भी नहीं। लेकिन ऊंचाइयाँ हमेशा होती है, सदैव होती है। आप कहोगे ऊंचाइयाँ सदैव होती है, क्यों? अगर पहाड़ है, अब पहाड़ किसको कहेंगे? जो ऊंचा रहेगा। ऊंचाइयाँ मतलब पहाड़, इसीलिए ऊंचाइयाँ सदैव यानी कि हमेशा रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा और हम बढ़ते हैं। अब प्रश्न हमारा 128 नंबर पर है। अब 128 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक शर्ट में हमेशा होते हैं। अब एक शर्ट है, अब एक शर्ट में क्या चीज़ जो हमेशा होती है? बटन। कभी कभी बटन नहीं भी होता है, क्यों? क्योंकि कुछ पिन लगा सकते हैं, या फिर हम बिना बटन वाला शटर तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरी थे कि शटर में बटन ही होना। कोई ऐसी चीज़ होती है जो बांध सकते हो उसको हम, तो बटन का तो हम हमेशा नहीं कह सकते, इसको हटा दो। बटन का हम हमेशा नहीं कह सकते, ठीक है। कपड़ा, हाँ कपड़ा कह सकते हैं। कॉलर, कभी शर्ट में ऐसा रहता है कि कॉलर भी नहीं भी होती है, तो कॉलर हटा देंगे। जेब, जेब कभी शर्ट में नहीं भी होता तब भी शर्ट कहलाता है। तो हमेशा जो रहता है कपड़ा रहता है। अगर कपड़ा ऑप्शन में नहीं रहता तो हम फिर इनमें से कोई एक लगा देते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या रखता है? शर्ट बना मतलब कपड़ा हमेशा रहेगा। इन चीज़ों का तो कोई वैल्यू नहीं होती उतनी कपड़े की है, क्योंकि कपड़ा हमेशा रहता है एक शर्ट में। कभी आपने लोहे का शर्ट तो देखा नहीं होगा अभी, इसीलिए कपड़ा हमेशा शर्ट में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 129 पे। एक और प्रश्न, ये प्रश्न मैंने शायद आपको कम्युनिटी में पूछा था। प्रश्न क्या कह रहा है कि क्रिकेट में हमेशा रहेंगे, क्रिकेट में हमेशा रहेंगे। तो क्रिकेट में क्या हमेशा रहेगा? देखिए, क्रिकेट में हमेशा रहेंगे, मैंने ऐसा कैसा प्रश्न पूछा था। तो क्रिकेट में क्या हमेशा रहेगा? स्टंप। स्टंप रहता है क्रिकेट में, आपको पता है स्टंप क्रिकेट में रहता है। लेकिन क्रिकेट में हम क्रिकेट स्टंप के बिना खेल सकते हैं? हाँ खेल सकते हैं। क्रिकेट तो हम स्टंप के बिना भी खेल सकते हैं, तो ठीक है खेल सकते हैं, ये संभावना है। कभी स्टंप नहीं भी रहेगा तो चलेगा। फिर पिच। पिच का मतलब क्या होता है कि जो एक परफेक्ट मजबूती से बनाई गई उसको पिच कहते हैं। हम ग्राउंड के बीच में जो मजबूती से बनाई हुई रहती है उसको पिच कहते हैं। लेकिन कभी कभी हम बिना पिच से भी खेलते हैं, अपने गलियों में कहीं कहीं ग्राउंड में कहीं भी देखा होगा, कहीं गार्डन में, तो बिना पिच से भी हम क्रिकेट खेल सकते हैं। ग्लव्स की जरूरी नहीं, ग्लव्स के बिना भी हम खेल सकते हैं। लेकिन जो हमेशा गेंद के बिना हम क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, या बैट, गेंद या बैट के बिना तो हम क्रिकेट नहीं खेल ही नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा क्या रहेगा? गेंद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न मैंने पूछा था, ये हमारा डिसीजन मेकिंग का था। इसी का एक और टाइप है, देखिए थोड़ी टाइप चेंज है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपको यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि आपका एक न्याय मतलब आपका एक नया बॉस से आप, यहाँ पर सोचने वाले डिसीजन मेकिंग में यही होता है कि आपका एक नया बॉस है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि आपका एक नया बॉस से और आप, मतलब आपका एक नया बॉस है और आप क्या करोगे, ऐसा इसका कहने का मतलब है। तो देखिए आपका एक नया बॉस है और आप क्या करोगे? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि उदासीन रहेंगे। क्यों? आप सोचिए कि आपका एक नया बॉस है तो आप उदासीन रहोगे? नहीं, आपका नया बॉस है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उदासीन रहे। बॉस का मतलब यानी कि हम कहीं कार्य करते हैं और उसका जो मेन रहता है उसको हम बॉस कहते हैं, ठीक है। बॉस का मतलब ये नहीं कि कोई हमारा कोई खास है। तो आपका एक बॉस है, मतलब आप कहीं काम कर रहे हो और आपका वहाँ पर मतलब नया बॉस है, तो क्या आप उदासीन रहोगे? तो नहीं, उदासीन का तो हम कहीं से कहीं नहीं कह सकते। क्या उसका मतलब गर्मजोशी से स्वागत करोगे? तो हाँ, एक नया बॉस आता है तो हम कर सकते हैं। दूसरा पढ़िए, सॉरी तीसरा सी क्या कह रहा है कि जाएंगे और उनकी चापलूसी करेंगे क्योंकि भविष्य में वहाँ आपकी मदद करेगा। क्या ऐसा होता है क्या? हाँ अभी होता होगा, अभी आज के समय में आपको पता है इंडिया में ये चीज़ें होती है। लेकिन ये है कि हम रियल तरीके से, अगर हम एजुकेटेड हैं, हम एक शिक्षित के हिसाब से ये नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि जाएंगे और उसकी चापलूसी करेंगे क्योंकि भविष्य में वह आपकी मदद करेगा। तो हमें किसी की गुलामगारी या चापलूसी नहीं करना है, क्योंकि हम एजुकेटेड हैं, हमको सब कुछ आता है, तो क्यों ये चीज़ें करना। ये हालांकि अभी होती है लेकिन हमें नहीं करना, और हम एक शिक्षित के हिसाब से ये नहीं कह सकते। तो इसको तो हम 100% हटा देते हैं। ऑप्शन ए सी तो नहीं हो सकता है। अब बी और डी बचा है। अब डी को पढ़ लो। उनके साथ, यहाँ पर क्या करा, उनके साथ सामंजस्य बनाने में आपको समस्याएं आएगी क्योंकि आप अभी भी नए मतलब अभी भी पुराने अपने पुराने बॉस से प्रति वफादार है। क्या नया बॉस आने पर हम पुराने बॉस के प्रति वफादार होते हैं? तो नहीं। नया बॉस मतलब कोई भी चीज़, जैसे कोई इंजीनियर नया है तो ऐसा थोड़ी ना कि हम पुराने का वफादार है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम नया है तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और आएगा तो उसके अकॉर्डिंग, और कुछ चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। तो ये तो गलत है। अब हमारा यहाँ पर है कि उसका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। कोई जो नया आता है उससे हम क्या करते हैं? गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हैं, यानी कि उसके हिसाब से हम खुश रहते हैं। इसका मतलब है कि बी वाला यहाँ पर परफेक्ट सही है, ना कि बाकी ऑप्शन।
ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 131 पे। 131 नंबर का प्रश्न सेम टाइप का है। प्रश्न का कहना है कि आप अपने दोस्तों के साथ डेट पर जाते हैं और वहाँ आपको कहता या कहती है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप क्या करेंगे? मतलब आप अपने दोस्तों के साथ डेट पर जाते हैं, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ डेट पर जाते हैं और वहाँ आपको कहता या कहती है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप क्या करोगे ये प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि यहाँ पर देखिए पहला सबसे ऑप्शन कह रहा है कि उसके साथ घर आएंगे और उससे बताएंगे कि वहाँ कितने बुरे लग रहे हैं, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बुरे लगने का कुछ कारण पूछेंगे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसके ऐसा कहने को अपराध समझेंगे और अपने रिश्ते को खराब करेंगे, रोना शुरू कर देंगे। तो आप बताइए, आप अपने दोस्तों के साथ डेट पर जाते हैं और वहाँ आपको कहता या कहती है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो पहला ऑप्शन क्या कहा हमको कि पहला ऑप्शन उसके साथ घर आएंगे और उससे बताएंगे कि वहाँ कितनी बुरे लग रहे थे, तो ये तो गलत है, ये वाला गलत है। बुरे लगने का कुछ कारण पूछेंगे, हाँ ये सही है कि हम कैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम कारण पूछ सकते हैं। तीसरा है उसके ऐसा कहने को अपराध समझेंगे और अपने रिश्ते को खराब करेंगे, ये गलत है। अपराध क्यों समझेंगे? कुछ ऐसी कारण होगा इसलिए वो कह रहे हैं, तो ये तो गलत है कि अपराध नहीं समझना हमें और रिश्ते नहीं खराब करना है। चौथा क्या कह रहा है कि रोना शुरू कर देंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हम क्यों रोना शुरू करेंगे? हमें कोई किसी ने कहा कि आप अच्छे नहीं लग रहे थे या अच्छे नहीं लग रहे हो, तो हमें रोना क्यों है? हो सकता है कोई कारण है जिससे हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो हम पूछेंगे कि क्यों नहीं लग रहे हैं, बुरे लगने का कुछ कारण पूछेंगे। सही बात है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा कि हम क्यों बुरे लग रहे हैं। हो सकता है कि हमारे कपड़े अच्छे नहीं हो सकता कि हमने जो पहना है वो वही अलग हो सकता है, हमने कोई चीज़ हो सकता है कि हम जिस हम तैयार होते हैं उस चीज़ में भी हमारे में कमी आती है। ये ज़्यादातर कपड़ों में रहता है कि इस कपड़ों में आप अच्छे नहीं लग रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। तो बुरे लगने का कुछ कारण पूछेंगे, तो हो सकता है कि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो आज के दिन वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 132 पे। 132 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कथन है और इसके निष्कर्ष है। हमें यहाँ पर कथन के हिसाब से निष्कर्ष को बताने कहावत के हिसाब से। कैसे? देखिए यहाँ पर कथन कह रहा है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। कथन का क्या कहना है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है। मतलब एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और मैं कहूँ कि देखिए हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, मतलब जो आपको बाहर से दिख रहा है दोस्तों वो वैसा अंदर से नहीं होता, इसका कहने का मतलब ये है। तो निष्कर्ष को पढ़िए। अब यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष हमें यहाँ पर कह रहा है कि जो वस्तु ये बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है। बात सही है। हर चीज़ मतलब हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। कोई चीज़ चमक रही इसका मतलब वो सोना थोड़ी ना है, ऐसा ही है। तो इसके हिसाब से पहला निष्कर्ष सही है कि जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है, तो ये वाला सही कह रहा है। ठीक है, दूसरे को देखिए, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात सही कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी या आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये भी बात सही है कि हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती है, तो ये भी बात सही है। तो दोनों की दोनों यहाँ पर गलत है, सॉरी दोनों की दोनों सही है। ठीक है, तो दोनों की दोनों सही है, तो निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हर चमकती हुई वस्तु ही सोना नहीं होती है, तो ये बात सही है। और जो वस्तु बाहर से मतलब इसके अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों के दोनों इसके अकॉर्डिंग मैच हो रहे हैं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 133 पे। 133 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न देखिए, कथन क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क भुगतान करने के लिए तैयार है। जो माता पिता है अच्छी शिक्षा के लिए उसने अपने बच्चों के लिए मान लो उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। तो क्यों तैयार है, हम यहाँ पर अभी निष्कर्ष में देखते हैं। तो निष्कर्ष से क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। हाँ, माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार है। तो अच्छी शिक्षा प्रदान करवाने के लिए तो हम उच्च शुल्क देने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना। तो ये बात सही थी, माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराना चाहते हैं, इसीलिए वो देने के लिए तैयार है। तो पहला वाला सही कह रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है। क्या ये जरूरी है कि अच्छी शिक्षा केवल उच्च शिक्षा पर भी प्रदान की जा सकती है? क्या ये जरूरी है? क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसके खिलाफ है, मतलब ये गलत कह रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर भी प्रदान की जा सकती है, बिना शुल्क या कम शुल्क में भी हो सकती है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपको यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लग रहा है, ये काफ़ी सारे यूट्यूबर कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि आपको यहाँ पर शुल्क लग रहा है। क्या शुल्क लग रहा है बताऊँ? आप जो रिचार्ज करते हैं, मान लो तो आपने 399 का किया है, ये क्या है, एक पैसा है।
और इसी रिचार्ज से आप क्या करते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो क्या आपको ये खर्चा नहीं लग रहा है? फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के लिए आप मोबाइल भी आप क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जब चार्ज करते हैं तो आपको पता है बिजली का जो बिल आता है वो भी कहाँ आ रहा है, वो भी पैसे से आ रहा है। तो आपको जो जितने यूट्यूब वाले या कोई टीचर कहते हैं कि एकदम फ्री है, कोई फ्री नहीं है, आप भी कहीं ना कहीं पैसे दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आप फ्री में कर रहे हो। तो याद रखना, ऐसा नहीं कोई चीज़ अचानक से कोई फ्री में देता ही नहीं है। जो मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं तो मेरी ओर से कहूँगा कि आप फ्री में हो, लेकिन नहीं, अभी मेरे पास यहाँ पर आप 4 से 4.5 घंटे दे रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री, आप भी मुझे कुछ दे रहे हो और मैं भी आपको कुछ दे रहा हूँ, दोनों का आदान प्रदान हो रहा है। आजकल कोई ऐसा है नहीं कि जो फ्री में हमें कुछ देता है, याद रखना। तो कोई चीज़ फ्री नहीं है। अगर आपको यूट्यूब पे आके करा कि बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, तो वो गलत है। फ्री व्री कुछ नहीं है, हम वहाँ पर टाइम देते हैं, बहुत कुछ देते हैं ऐसा, तो उनको भी बहुत कुछ मिलता है, तब वो जाके देते हैं। ऐसे ही कोई फ्री देता नहीं, क्योंकि मुझे आपको जो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ तो उससे मुझे कुछ अमाउंट मिलता है, तो वो और आपका भी अमाउंट करता है जो रिचार्ज और इस चार्जिंग के रूप में करता है, ठीक है। तो कोई चीज़ फ्री नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला वाला सही है। तो पहला वाला निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 134 पे। अब 134 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कथन, देखिए, क्या महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करनी चाहिए? यहाँ पर हमें क्वेश्चन करा, समझ लो। इसका कहना है क्या महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करनी चाहिए? तो आप सोचिए, क्या महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करनी चाहिए? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन का कहना है कि हाँ, महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करने की अनुमति देना लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, ठीक है। दूसरा का कहना है कि नहीं, भारत में महिलाएं सबसे अधिक भावुक होती है। क्या ये सही है? तो मेरे हिसाब से देखिए, यहाँ पर इसका कहना है कि देखिए, क्या महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करना चाहिए, लड़ाकू इकाइयों में सेवा करनी चाहिए? तो हाँ, महिलाओं को लड़ाकू इकाइयों में सेवा करने की अनुमति देना लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। तो ये बात सही है कि हाँ, उनको देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, ताकि वो लैंगिक मतलब अनुमति देना चाहिए, लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, ठीक है। दूसरा किसका कहना कि नहीं, भारत में महिलाएं सबसे अधिक भावुक होती है। तो ये जरूरी थोड़ी कि एक सबसे अधिक भावुक, ये गलत है। तो ये दूसरा गलत है, पहला वाला सही है। तो पहला वाला निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये भावुक वाली चीजें नहीं लगाते, महिला भले भावुक होती होगी, वो मुझे नहीं पता। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 135 पे। 135 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न देखिए, कथन क्या कह रहा है कि क्या भारत से एक राज्य, मतलब देखिए प्रश्न को समझना, कथन को सबसे पहले समझो, फिर तर्क लगाना हमें। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या भारत से एक राज्य से दूसरे, मतलब भारत में, यहाँ पर इसका कहने का मतलब था भारत में, मान लो यहाँ पर देखिए, भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के स्थानांतरण मतलब माइग्रेशन पर प्रतिबंधित होना चाहिए। इसका कहना है क्या भारत से एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के स्थानांतरण यानी कि माइग्रेशन पर प्रतिबंधित होना चाहिए। मतलब इसका कहना मतलब ये है कि आप भारत के अंदर एक राज्य में हो और एक राज्य से दूसरे राज्य, मान लो आप एमपी से यूपी, यूपी से राजस्थान, राजस्थान से आप कहीं और, मतलब ऐसा स्थानांतरण मतलब जाने का, इसका कहना है कि प्रतिबंध होना चाहिए क्या? तो नहीं, आप यूपी से एमपी आ सकते हो, एमपी से आप यूपी जा सकते हो, या बिहार से राजस्थान, राजस्थान से बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से बिहार, ये जा सकते हो और ये जाना भी चाहिए। इस पर प्रतिबंधित होना नहीं चाहिए। ये कह रहा है कि होना चाहिए या नहीं, तो हम यहाँ पर तर्क लगाते हैं। अब तर्क क्या कह रहा है, तर्क लगाते हैं। तर्क कह रहा है कि पहला तर्क का कि नहीं, किसी भी भारतीय को अपनी पसंदीदा के किसी भी स्थान पर रहने का मूलभूत अधिकार है, अतः उन्हें रोका नहीं जा सकता है। ये बात सही है, नहीं रोका जा सकता। हम भारतीय हैं और भारतीयों को अपने पसंदीदा के किसी भी स्थान पर रहने का मूलभूत अधिकार है, अतः उन्हें रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी राज्य में रह सकता है। तो पहला वाला तर्क तो सही है इसके हिसाब से, मतलब सही है कि नहीं रोका जा सकता, भारत में अभी भी नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। दूसरे को, हाँ, भारत के राज्यों में संसाधनों के समान वितरण का सही एकमात्र तरीका है। समान वितरण मतलब संसाधनों का अगर सही उपयोग करने के लिए यही तरीका है, इनका ये कहना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। हमें यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, ये स्थानांतरण माइग्रेशन पर प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। हाँ, इसने हाँ कहा कि हाँ, भारत में राज्यों में संसाधनों के समान वितरण का सही एकमात्र तरीका है, ऐसा नहीं है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही कह रहा है, ठीक है। पहला वाला तर्क सही, तो केवल तर्क एक अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 136 पे। 136 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर क्या कह रहा है कथन कि अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। यहाँ पर आपको अनुमान लगाना है, ठीक है। अनुमान कैसे लगाना है, सबसे पहले जो कथन कह रहा है उसको सुनना है, फिर अनुमान लगाना है। देखिए, अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया, यानी कोई बीमार व्यक्ति है जो डॉक्टर के पास दूसरी विजिट पे गया और दूसरी विजिट पे डॉक्टर ने क्या करा, नुस्खे को बदल दिया। नुस्खे को बदल दिया का मतलब क्या है कि उसकी दवाइयाँ जो चीज़ चल रही थी उसको बदल दिया। तो अनुमान क्या लग रहा है, देखिए अनुमान को देखिए,
पहला अनुमान कहता है कि पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था। हम मान लो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और डॉक्टर अपनी दवाइयाँ बदलता है, तो क्यों बदलता है? तो आप कहोगे कहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हुआ है, ऐसा लगता है इसलिए, जिससे कि ये कह रहा है कि पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था। हाँ, कोई लाभ नहीं हुआ हमें, इसलिए हो सकता है डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था। क्या रोगी ऐसा हो सकता है कि जो पहला नुस्खा रहता है, नुस्खे रहते हैं, उसको गंभीरता से नहीं लेते, मतलब खाते पीते नहीं है? तो ऐसा तो हो ही नहीं। जो भी हम टेबलेट लाते हैं, कोई दवाई लाते हैं, हम तो गंभीरता से ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं खाते या कोई बूढ़े नहीं खा पाते, ऐसा ये नहीं सोचना हमें। तो यहाँ पर ऐसा है कि गंभीरता से नहीं लिया, तो ये तो गलत है। ऐसा थोड़ी ना कि अगर दवाई चेंज करेगा तो वो दवाई फिर चॉकलेट की तरह रहेगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था, तो ये गलत है। ये गलत है, इसीलिए नहीं बदला। उसने इसीलिए बदला कि पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए बदला वो। क्योंकि जब लाभ ही नहीं हुआ तो हमें चेंज करना होगा भाई, किसी चीज़ से काम नहीं हो रहा तो हमें चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए ये वाला सही कह रहा है कि यहाँ पर पहले वाले नुस्खे से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए उसने क्या करा, दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। तो पहला वाला सही है। तो जो धारणा है केवल पहली निहित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा। केवल धारणा एक निहित है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 137 पे। अब 137 नंबर का प्रश्न, ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला प्रश्न वापस से आ गया है, तो आप इसे सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इसे सोल्व करना, इसका ये कहना देखिए, एक पैटर्न वाली एक पारदर्शी शीट नीचे दी गई है। विकल्प का चयन कीजिए जो उस पैटर्न को दर्शाता है जो नीचे दर्शाई गई पारदर्शी शीट को मध्य ऊर्ध्वाधर रेखा मोड़ने पर दिखाई देगा। ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब क्या है कि इस साइड मोड़ना है, यहाँ से इस साइड मोड़ना है, ठीक है। अगर हम इस साइड मोड़ देंगे तो ये जो चिन्ह वाला वो इस साइड ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। इस टाइप से ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये देखो ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 138 पे। 138 नंबर का प्रश्न है ये हमारा। देखिए प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि यदि शब्द हस्बैंड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये प्रश्न मैंने प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार करवा चुका हूँ, आपको आता भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। इसका ये कहना है कि अगर हस्बैंड को हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो कैसे व्यवस्थित करना, देखिए सबसे पहले समझिए। सबसे पहले इसको हम हस्बैंड को लिखते हैं, जिससे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं हस्बैंड को लिख लेता हूँ, ठीक है। हस्बैंड को लिखने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला तो आपको पता है ABCD में कौन किसके बाद आता है वो हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है, कौन किसके बाद आता है वैसा। कैसे, देखिए ये मैंने हस्बैंड को लिखा। अब इसमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो सबसे पहले ABCD में कौन आता था, आप कहोगे A आता, तो हम A को लिखेंगे पहले। फिर इनमें से कौन आता है, B आता, तो B को लेंगे। इनमें से और कौन आएगा, तो यहाँ पर है A, B और D है, तो हम यहाँ पर D को ले लेंगे। D के बाद कौन आएगा, इनमें से H आएगा, तो हम H को ले लेंगे। H के बाद यहाँ पर कौन आएगा, तो N S U बचा है, तो यहाँ पर N आएगा, तो हम N को ले लेंगे। N के बाद कौन आएगा, तो S आएगा, तो S को लेंगे, लास्ट में U आ जाएगा। तो ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला में इसको व्यवस्थित कर लिया, क्योंकि ये एक के बाद एक आते हैं, ठीक है। अब हमने इनको क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करा है। इसका कहना है कि कितने अपरिवर्तन रहेंगे। अपरिवर्तन का मतलब कि इसका स्थान चेंज ही नहीं होना है। तो देखिए एच यहाँ पर 1 नंबर पे था, यहाँ पर 1 नंबर पर, मतलब आमने सामने होना चाहिए, तो ये आमने सामने नहीं है, ये भी आमने सामने नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। यहाँ पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तन रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास आमने सामने तो इससे कोई दिख ही नहीं रहे, मतलब 0 है। किसी का मतलब यहाँ पर कहना है कि अपरिवर्तन का मतलब ये है कि कितने जो परिवर्तन हुए ही नहीं है। तो यहाँ पर तो हमारे पास सभी की सभी यहाँ पर हमारे पास परिवर्तन हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं, क्योंकि देखिए एच यहाँ पर 1 नंबर पे, लेकिन इधर जाके इधर चले गए, आमने सामने कोई भी नहीं आया, मतलब कोई भी अपरिवर्तित नहीं है, सारे के सारे परिवर्तन हो गए। कोई ऐसा नहीं है कि जो अपरिवर्तन का मतलब ये है कि ये 1, यहाँ पर ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो अगर ये इनका जो नंबरिंग है वही की नंबर यहाँ पर भी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी के सभी आमने सामने कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपरिवर्तित है, सारे के सारे चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए, क्योंकि एच यहाँ पर 1 नंबर पे था, ये इधर आ गया है, यू यहाँ पर था पीछे चले गया, एस यहाँ पर था यहाँ चले गया, बी यहाँ पर था यहाँ आ गया है, ए यहाँ पर था यहाँ आ गया है, एन यहाँ पर था यहाँ आ गया है, डी यहाँ पर था यहाँ आ गया, सभी का चेंज हो गया, सभी के सभी परिवर्तन हो गए। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपरिवर्तित रहा है। तो 0 है, कितने हैं, तो आप कहोगे 0 है। यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 0 अपरिवर्तित है, ठीक है। तो 0 ऑप्शन में देखेंगे तो ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 139 पे।
अब 139 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका जो आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, तो उस लोगो पर क्लिक करके आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जो मेरा एक कंप्लीट रीजनिंग का वीडियो दूसरा वाला उससे नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद अगर आपने प्लेलिस्ट जो मेरी नई वाली अभी मैंने चलाया उसमें आपको पूरा टाइप वाइज देखने को मिलेगा, अगर आपने उससे नहीं दिखा तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, तो आप उसे भी यहाँ पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपने 139 में से कितने का सही आंसर दिया है, ये प्रश्न कैसे थे, हो सकता कुछ प्रश्न छूटे होंगे या हो सकता कुछ प्रश्न मैंने ऐड नहीं किया होगा, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि देखिए मैंने जो सिलेबस रीड किया था उस सिलेबस में मुझे ज़्यादातर आकृतियाँ और उसमें वो दिख रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से आप कुछ स्टूडेंट से मैंने बात की थी तो उनका भी कहना था कि अभी अभी पेपर हो रहा है और रीजनिंग अभी ऐड की है आपकी जो सीजी पुलिस है उसमें रीजनिंग अभी ऐड की, तो हम परफेक्ट रूप से तो नहीं कह सकते कि कैसे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू के आधार पर रहता तो मैं आपको 100% उसके हिसाब से करवा देता, लेकिन यहाँ पर मैं रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट बनने लायक थे मैंने करवा दिया है। बाकी आप मेरे प्रैक्टिस सेट देख लो, उसमें भी मैंने सारे टाइप के करवा रहा हूँ, जैसे रैंकिंग हो गया मैंने ऐड नहीं किया है, घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, वो भी मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो चाहो तो आप उससे देख लो तो और ज़्यादा आपका ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीट रीजनिंग वाला भी एक देख लीजिए। बाकी मैंने जो प्रैक्टिस सेट नया वाला शुरू किया है उससे देख लीजिए, जिसमें मैंने सारा टाइप करवाने का वहाँ पर कहा हूँ, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट मेरे बहुत ज़्यादा चलेंगे अभी, कुछ उसमें मैंने गैप भी दिया था, ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास को सोचने के लिए मुझे बहुत 1 से 2 दिन लगा था ये सब कुछ करने के लिए, तो इसीलिए अब अगर कुछ ऐसा छूटा हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मुझे बता देना कि हाँ यहाँ से छूटा है और इसका हमें चाहिए, ये वाले टाइप हमें करवाना है, तो मैं हो सकता है तो मैं उसका आपको इंस्टा पर ही सोल्यूशन दे दूँ। तो कोई ऐसा अलग से आपको न्यू लग रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर मतलब मैसेज कर दीजिए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।